दोस्तों आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक लड़की का कत्ल होता है और जब पुलिस वाले इस मामले में छानबीन करते हैं और जब तफ्तीश करते हैं, तो ये कत्ल का जो केस था वो जाकर इस लड़की के जो भाई थे और जो पिता थे उन पर जाकर बंद हो जाती है और पता चलता है कि इन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर इस लड़की का कत्ल किया है। पुलिस इन दोनों को उठाती है और पुलिस स्टेशन लाती है और इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस सख्त होती है, तो ये लोग टूट जाते हैं और ये अपना गुनाह कबूल करते हैं और ये लोग बताते हैं कि इन्हीं लोगों ने उस लड़की का कत्ल किया है और एक आम के पेड़ के नीचे दफना दिया है। पुलिस उस आम के पेड़ के नीचे पहुंचती है और वहां मजदूरों को लेकर जाती है और खुदाई करवाती है। तो वहां से कंकाल निकलता है और उस कंकाल के साथ कुछ चूड़ियां भी बरामद होती है। इन चूड़ियों को पुलिस वाले लड़की के माँ के पास ले जाते हैं और पहचान कराते हैं। लड़की की माँ कह देती है कि ये जो चूड़ियां हैं उसकी बेटी की ही चूड़ियां हैं। अब पुलिस वाले इन दोनों जो भाई थे और जो पिता थे, इन दोनों को गिरफ्तार करते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन धीरे-धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बीतने के बाद ये जो लड़की थी जिसका देहांत हो चुका था, जिसकी मौत हो चुकी थी और जिसका कंकाल बरामद हो चुका था और जिसके कत्ल के इल्जाम में भाई और पिता जेल में सजा काट रहे थे, वो लड़की अचानक एक रोज वापस अपने घर लौटती है और अपने गाँव लौटती है। जब इस लड़की को गाँव वाले और घर वाले देखते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जिस लड़की का कत्ल कुछ सालों पहले हो चुका था और उसका कंकाल भी बरामद हो गया है और बदले में जो उसके भाई और पिता हैं, वो जेल में है और उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। तो ये लड़की आखिर जिंदा कैसे है? और सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उस लड़की का आत्मा है या फिर उस लड़की का भूत है? और सबके मन में ये सवाल चलने लगता है। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये लड़की जो जिसका कत्ल हो चुका था, जिसकी मौत हो चुकी थी, ये लड़की जो वापस लौटी थी, क्या ये सच में आत्मा थी या फिर भूत थी? या वो लड़की खुद थी, खुद जिंदा थी? और जिंदा थी तो कैसे जिंदा थी और भूत बनी तो कैसे भूत बनी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ इस कहानी के अंत तक बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है। छिंदवाड़ा में एक गाँव पड़ता है, जोपनाला गाँव। इसी जोपनाला गाँव में एक परिवार रहता है और इस परिवार के जो मुखिया हैं, उनका नाम है सन्नू उइके और इनके अलावा इनके परिवार में इनकी पत्नी है और इनका बेटा भी है और बेटे का नाम है सोनू उइके और जो इनकी एक बेटी भी है और बेटी का नाम है कंचन उइके। एक रोज इनकी बेटी गायब हो जाती है और उस दिन तारीख थी 13 जून 2014 को और रात का टाइम था, तकरीबन 10:30 बज रहे थे। जब घर वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी यानी कि कंचन घर में नहीं है, तो ये लोग अपने घर में पहले तलाशते हैं और फिर आस पड़ोस में उसको ढूंढते हैं। गांव में उसके बारे में पता किया जाता है, लेकिन कंचन के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है और कंचन के बारे में कुछ पता नहीं चलता है कि आखिर कंचन चली कहाँ गई। फिर ये लोग थक हार कर अगली सुबह यानी कि 14 जून को पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर कंचन की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस इस मामले में तफ्तीश करती है और छानबीन करती है और कंचन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कंचन का कोई सुराग नहीं मिलता है। धीरे धीरे समय बीतता है और ये केस अब पुराना होता जा रहा था। चूंकि ये परिवार भी गरीब परिवार था, तो पैसा उतना खर्च कर नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस भी अब इस केस को भूलने लगी थी और अब केस को, इस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और पुलिस वाले इस लड़की को अब तलाशना बंद कर दिए थे। लेकिन जो माता पिता थे वो कभी कभी पता कर लेते, तलाश लेते अपनी बेटी के बारे में, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है कंचन के बारे में। तो अब जो भाई थे, जो माता पिता थे, वो अब लड़की को धीरे धीरे भूलना शुरू कर देते हैं और ये लोग भूल ही गए थे। तभी 2021 आ जाता है। ये लड़की 2014 में गायब हुई थी और 2021 में जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो एक अभियान चलाती है ऑपरेशन मुस्कान के नाम से। इस ऑपरेशन मुस्कान में उन लड़कियों को तलाशना था जो लड़कियां गायब हुई थी और अभी तक वो घर नहीं लौटी थी और अभी तक उनका कोई पता नहीं चला था। पुलिस वाले इस मामले में तफ्तीश करते हैं और उन कई लड़कियों को ढूंढा जाता है और तलाशा जाता है, जिसमें तकरीबन 2443 लड़कियों को पुलिस वाले ढूंढ लेते हैं और तलाश लेते हैं। इसमें कुछ लड़कियों की मौत भी हो चुकी थी, लेकिन ये जो केस था वो सॉल्व हो चुका था और कुछ लड़कियां जिंदा बरामद भी हुई थी, जिस उन लड़कियों को उनके परिवार को सौंप दिया गया था। ये केस भी पुलिस वालों के सामने आता है। कंचन का जो मामला था, जो फाइल था, ये दोबारा पुलिस वालों के सामने आता है और ये फाइल जब पुलिस वाले देखते हैं तो इस मुस्कान ऑपरेशन के तहत इस लड़की को भी ढूंढना शुरू करते हैं और तलाशना शुरू करते हैं। कंचन को ढूंढा जाता है और तलाशा जाता है, लेकिन कंचन के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस कंचन के परिवार वालों के पास पहुंचती है और जो कंचन का भाई था, जो पिता थे, इनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान
कुछ सवाल ऐसे कर देते हैं पुलिस वाले इन लोगों से कि ये लोग उसका सही-सही जवाब नहीं दे पाते हैं और पुलिस वालों को इन लोगों पर शक हो जाता है। और फिर जो कंचन का भाई यानी कि सोनू था उसको पुलिस उठाती है और थाने लाती है और उससे अब सख्ती से पूछताछ करती है। जब पुलिस सख्ती करती है तो कंचन का भाई यानी कि सोनू टूट जाता है और वो गुनाह कबूल करता है और वो बताता है कि मैंने अपनी बहन का कत्ल कर दिया है। वो बताता है कि मेरी लड़की गाँव में ही एक लड़के से प्यार करती थी और उससे बातें करती थी, लेकिन मेरे जो पिता हैं वो इस बात से नाराज़ रहते थे और उसको समझाते थे और उसको कई बार डाँटा लेकिन वो नहीं मान रही थी। इस बात को लेकर मेरे पिता और मेरे बहन के बीच में अक्सर नोक-झोंक भी हो जाया करता था। सोनू बताता है कि एक रोज़ यानी कि 13 जून 2014 को मैं अपनी बहन से इसी बात को लेकर झगड़ा कर रहा था और उसे समझाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। और वहीं पर एक डंडा रखा हुआ था, लकड़ी था, वही लकड़ी मैंने उठाया और उसके सर पर मार दिया। जब मैं वो लकड़ी उसके सर पर मारा तो कंचन वहीं गिर गई और उसके सर से खून बहने लगा और उसकी मौत हो गई वहीं पर। फिर इसके बारे में मैं अपने पिता यानी कि सन्नू को बताया। जब मेरे पिता को इसके बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने मेरा इसके लाश को ठिकाने लगाने में मदद की। फिर हम लोगों ने एक सफ़ेद कपड़ा में इसके लाश को लपेटा और अपने ही खेत में लेकर गए और उस खेत में एक आम का पेड़ था, उसी आम के पेड़ के नीचे कंचन के लाश को हम लोगों ने दफन कर दिया। अब पुलिस कंचन के पिता यानी कि सन्नू को भी गिरफ्तार कर लेती है और 2021 में इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2014 में ये लड़की गायब हुई थी और 7 साल के बाद इस लड़की का कत्ल होने के बारे में खुलासा हुआ और उसका जो कत्ल किया था, जो कातिल थे, वो भाई और पिता ही थे। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है और जेल में भेज देती है और उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर सोनू ने बताया था कि उसकी लाश को दफन इन लोगों ने जहाँ पर किया था। और उस आम के पेड़ के नीचे पुलिस जाती है और उस आम के पेड़ के नीचे मजदूरों से खुदवाई कराया जाता है। खुदाई जब होती है तो वहाँ से एक लाश का कंकाल निकलता है और वहाँ से कुछ चूड़ियाँ भी बरामद होती हैं। इन लाश के कंकाल के टुकड़े हो चुके थे और ये टोटल जो कंकाल के टुकड़े थे वो 210 टुकड़े थे और जो वहाँ से चूड़ियाँ बरामद हुई थी वो कंचन के माता के पास लेकर जाया जाता है और जो कंचन की माँ थी वो चूड़ियाँ देखते ही पहचान लेती हैं और वो रोने लगती हैं और वो कहती हैं कि ये मेरी बेटी की ही चूड़ियाँ हैं। अब पुलिस इस केस को सॉल्व कर चुकी थी, अब बाकी था इन दोनों लोगों को सजा दिलाना और पुलिस की नज़र में ये मामला सॉल्व हो चुका था और जो 7 सालों से जो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिस लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा था, उसका कत्ल हो चुका था और उसके कत्ल के इल्ज़ाम में जो उसके भाई थे और पिता थे वो गिरफ्तार हो चुके थे। लेकिन इन दोनों लोगों के गिरफ्तार होने के और ये कत्ल का बारे में खुलासा होने के ठीक 2 साल के बाद एक रोज़ जो कंचन है वो अपने घर लौटती है और ये 2023 में 24 मार्च को वापस जब अपने घर आती है और जब गाँव आती है, तो जो उसके गाँव के लोग थे और जो घर में उसके परिवार के जो लोग थे उसे देखकर चौंक जाते हैं। गाँव के लोग सोच में पड़ जाते हैं कि जिस लड़की का कंकाल 2 सालों पहले बरामद हुआ था और उसके कत्ल के इल्ज़ाम में उसके भाई और पिता जेल में सज़ा काट रहे हैं, वो लड़की ज़िंदा कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की भूत बन गई है या फिर उसका आत्मा है। लेकिन परिवार वालों का और जो गाँव वालों का ये भ्रम था, वो भ्रम भी टूट जाता है और जब उससे बात किया जाता है तो एक बेहद ही अफ़सोसनाक कहानी निकल कर सामने आता है। कंचन बताती है कि 13 जून 2014 की रात में अपने घर से भाग गई थी और मैं अपने प्रेमी के साथ भागी थी और उसके साथ मैंने शादी कर लिया था और मैंने अपना नाम कंचन से बदल कर कृष्णा रख लिया था और मैं उज्जैन के अगरमालवा इलाके में रहने लगी थी। लेकिन जो मेरा प्रेमी था जो मेरा पति था जिससे मैंने शादी की थी, वो मेरे साथ कुछ दिन रहने के बाद वो मुझे छोड़ दिया और वो मुझे छोड़कर कहीं और चला गया। और मैं जब घर से भागी थी तो मैं कसम खाकर भागी थी कि मैं कभी वापस नहीं लौटूँगी, क्योंकि जो मेरे पिता थे वो मुझसे बहुत मार-पीट करते थे और वो नशा करते थे और जब भी वो नशा करके आते, शराब पीकर आते, तो वो मार-पीट करते। इसी वजह से तंग आकर मैं घर से भागी थी। जब मैं अगरमालवा में रह रही थी तो एक दूसरा लड़का मुझे वहाँ मिलता है और मैं उससे शादी कर लेती हूँ और उससे शादी के बाद मेरे 2 बच्चे भी होते हैं। कंचन बताती है कि जब मैं अगरमालवा में रह रही थी तभी मेरे गाँव का एक व्यक्ति मिलता है, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे और वो मुझे देखते ही पहचान लेते हैं। जब वो मुझे देखते हैं तो मेरे नाम से पुकारते हैं, कहते हैं कंचन। जब मैं कंचन नाम सुनती हूँ तो मैं चौंक जाती हूँ और जब देखती हूँ उनको और उनके पास जाती हूँ तो मैं उनको तो नहीं पहचान रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया था और वो बताते हैं कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, सब कुछ मेरे बारे में बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हाँ सच बोल रहे हैं और ये मेरे गाँव के ही हैं। फिर वो एक और बात बताते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिता तुम्हारे कत्ल के इल्ज़ाम में इस समय जेल में है। जब मैं ये बात सुनती हूँ तो मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं अपने घर जाऊँगी, क्योंकि मैं ज़िंदा थी
और मेरे ही कत्ल के इल्जाम में मेरे भाई और पिता जो निर्दोष हैं वो जेल में सजा काट रहे थे। फिर मैं 28 मार्च 2023 को घर आती हूँ। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठ रहा था कि आखिर जब ये लड़की जिंदा थी, कंचन अगर जिंदा थी तो उस खेत से जो कंकाल मिला था वो कंकाल किसका था? और ये जो दोनों भाई और पिता थे, इन दोनों ने इस कंचन का कत्ल करने का जो जुर्म था उन्होंने कबूल किया था। आखिर कबूल करने की वजह क्या थी? जब ये लड़की मरी ही नहीं थी और उन लोगों ने कत्ल ही नहीं किया था अपनी बेटी और बहन का, तो उन लोगों ने इस कत्ल के बारे में जो इल्जाम था वो अपने सर क्यों लिया था? जब मीडिया वाले परिवार से बात करते हैं तो पता चलता है कि जब मेरी बेटी गायब हुई थी 2014 में, तो हम लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन मेरी बेटी नहीं मिली और 7 साल गुजर गए और 7 साल गुजरने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने एक अभियान चलाया ऑपरेशन मुस्कान के नाम से, और इस अभियान में उन लड़कियों को ढूँढना था। इस अभियान के तहत उन लड़कियों को ढूँढना था जो लड़कियां गायब हुई थीं। 2343 लड़कियों को ढूँढा जा चुका था और पुलिस वाले इस मामले में काम कर रहे थे। तभी इनके सामने मेरी बेटी का भी फाइल आता है, यानी कि कंचन का भी फाइल आता है। और जब वो देखते हैं फाइल तो इस केस को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंचन के बारे में पता किया जाता है, पुलिस द्वारा ढूँढा जाता है, लेकिन कंचन नहीं मिलती है। तो अंत में पुलिस वालों की संख्या बढ़ाना था और अपना नाम कमाना था। जो कंचन की माँ थी वो बताती हैं, मेरे बेटे यानी कि सोनू को पुलिस उठा लेती है और थाने ले जाती है और खूब टॉर्चर करती है और मेरे बेटे के साथ खूब मारपीट किया जाता है और कहा जाता है कि तुम कबूल करो कि तुमने ही अपने बहन का कत्ल किया है। जो मेरा बेटा था वो नहीं मान रहा था और वो कहे जा रहा था कि मैंने कत्ल नहीं किया है, मेरी बहन कहीं भाग कर चली गई है, आप लोग ढूंढिए, तलाशिए, वो जरूर मिल जाएगी। लेकिन पुलिस वालों को तो संख्या बढ़ाना था, अपना नाम कमाना था और इस ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो 2343 लड़कियों को ढूंढा जा चुका था, इस संख्या को और बढ़ाना था। जब टॉर्चर कर रहे थे तो ये माँ बताती है, जो कंचन की माँ थी वो बताती है कि मैं भी थाने जाती थी अपने बेटे से मिलने के लिए और अपने बेटे के लिए खाना लेकर, लेकिन जो पुलिस वाले थे वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे और मुझे अपने बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा था और जो मैं खाना लेकर जाती थी वो भी मेरे बेटे तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये माँ बताती है कि मैं वहां दिन भर खड़े रहती अपने बेटे से मिलने के लिए, लेकिन पुलिस वाले नहीं मिलने देते और फिर मैं थक हार कर सुबह जाती और शाम को वापस मैं अपने घर लौट जाती। फिर अंत में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ये कत्ल का इल्जाम अपने सर ले लेते हैं और हम लोग मान लेते हैं कि हम ही लोगों ने ही ये कत्ल किया है, नहीं तो शायद मेरे बेटे का भी मौत हो जाएगी पुलिस हिरासत में। जिस तरह से वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं और जिस तरह से वो लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, फिर मेरा बेटा ये कत्ल का इल्जाम अपने सर लेता है और जो पूरी कहानी थी वो पुलिस को बताता है, जो ये घड़ी हुई कहानी थी। और फिर मेरे पति यानी कि जो कंचन के पिता थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें भी पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है और इनको भी जेल में डाल दिया जाता है। तकरीबन ये लोग 2 साल उस जेल में रहते हैं और इन लोगों ने बताया था कि एक खेत है इनका और उस खेत में एक आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ के नीचे कंचन की लाश को इन लोगों ने दफन किया है और पुलिस जगह पर जो खुदाई की थी उस जगह पर और वहां से जो कंकाल मिला था, दरअसल वो कंकाल कंचन का नहीं था बल्कि इन्हीं के परिवार का एक महिला थी जिनका मौत हो गया था। और ये लोग जिस समाज से आते हैं उस समाज में जब किसी का मौत होता है तो दफनाया जाता है। तो वो जो खेत था, जो आम का पेड़ था, उसके नीचे उसी महिला का लाश को दफन किया गया था और ये चूड़ियां जो मिली थी उसी महिला की चूड़ियां थी। कंचन की माँ बताती है कि पुलिस का मेरे ऊपर भी दबाव था और वो लोग भी मुझसे कबूल करवा रहे थे और कह रहे थे कि तुम कह दो कि ये चूड़ियां तुम्हारी बेटी की ही है। फिर मैं उन्हीं के दबाव में मैंने कबूल कर लिया और मैं बयान दे दिया कि ये जो चूड़ियां बरामद हुई हैं वो मेरी बेटी की चूड़ियां हैं। दोस्तों ये थी एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़की गायब होती है और पुलिस वाले उसको ढूंढने और तलाशने के बजाय जो उसके उस लड़की के पिता थे और जो भाई थे उन्हीं के ऊपर उस लड़की का कत्ल का इल्जाम लगा देते हैं और उनको जेल में बंद कर देते हैं और तकरीबन वो 2 सालों से इस समय जेल में है। अगर ये लड़की वापस नहीं लौटती तो शायद उनको कोर्ट से भी सजा मिल जाता और वो अपने सजा काट रहे होते जब इसका फैसला आता। लेकिन ये लड़की अपने घर लौटी, जब घर लौटी तो इस केस का खुलासा हो गया और पता चला कि पुलिस वालों ने ही जबरदस्ती से परिवार वालों पर दबाव बनाया और टॉर्चर किया और ये जो कत्ल का इल्जाम था कबूल करवाया। लड़की की माँ का कहना है कि जिन जिन पुलिस वालों ने मेरे बेटे के साथ टॉर्चर किया, मारपीट किया और जिन लोगों ने हम लोगों पर ये कत्ल का इल्जाम कबूल करवाया उनको सजा मिले, उन पर एफआईआर हो और वो लोग जेल जाएं। इस मामले में अब तफ्तीश चल रहा है, छानबीन चल रही है कि आखिर कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इस कत्ल के इल्जाम में इन भाई और पिता और जो माँ थी इन लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगवाया था। दोस्तों ये तो उस लड़की की कहानी थी जिसका मामला खुलकर सामने आ गया और ये लड़की सामने आ गई और पता चल गया कि पुलिस वालों ने परिवार के ऊपर प्रेशर बनाया था,
टॉर्चर किया था। लेकिन न जाने उन 2343 जो लड़कियों का मामला सुलझा था, खुलासा हुआ था, उन मामलों में कितनी सच्चाई थी? क्या उसमें भी किसी को झूठे केस में फंसा दिया गया और जेल में डाल दिया गया? अब ये जब जांच होगी तो ये जांच का विषय है और आने वाले समय में इसके बारे में पता चलेगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।